मेन के अंदर बनाते थे, लेकिन क्लास के बाहर होता था। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं कि मेन भी क्लास के अंदर ही है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी क्लास के अंदर ही है, क्लास के बाहर कुछ होगा ही नहीं। क्लास खत्म यानी प्रोग्राम खत्म आपका, ठीक है। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी क्लासेस आप बना सकते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की चीजें हैं। ये प्रोसीजरल से कैसे अलग है? सी लैंग्वेज थी आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें लाइन बाय लाइन डाटा एग्जीक्यूट होता था, कि पहले एक लाइन चलेगी, फिर दूसरी लाइन, पहले ये लाइन चलेगी, फिर दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन, ठीक है। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है। ऑब्जेक्ट जहां कहता है, प्रोग्राम वहां पर जाकर स्विच कर जाता है और वो वाला पार्ट चल जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि ये बॉटम अप अप्रोच पे काम करता है, मतलब नीचे से प्रोग्राम चलेगा और ऊपर तक ये रन होगा। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऊपर से लेके नीचे तक का, यानी टॉप टू डाउन बॉटम अप्रोच काम करता था। ऊपर से मतलब लाइन को एग्जीक्यूट करता था, लाइन बाय लाइन डाटा एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। प्लस फ्लेक्सिबल होता है, आपको पता ही है। इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जैसे एग्जांपल हो गया सी, ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ है, ठीक है। हालांकि प्योर नहीं होता है वो, लेकिन फिर भी C++ जो है ऊप्स की कैटेगरी में ही आता है। तो C++ है, जावा है, और उसके बाद आने वाली हर लैंग्वेजेस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पर ही बेस की गई, ठीक है। तो कुछ चीजें पढ़नी है हमें। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो भैया ऑब्जेक्ट ही क्या होता है वो पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है क्लास, फिर इसके 4 फीचर्स होते हैं, जिसको हम ऊप्स कंसेप्ट भी बोलते हैं। कंसेप्ट ये वही थ्योरी पार्ट है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एनकैप्सुलेशन पढ़ा, एनकैप्सुलेशन, फिर है एब्स्ट्रैक्शन, आगे एब्स्ट्रैक्शन, फिर है इनहेरिटेंस, और फिर है पॉलीमॉर्फिज्म। मैम इसका मतलब जो जो हमने सी में पढ़ा हुआ है वो सब हमको जावा में पढ़ना होगा फिर से, है ना? C++ में, C++। ओ हाँ, C++ में मैम। हाँ, थियरी वही, हाँ वही चीजें है, ठीक है। तो अब वही मैम है जावा में, एक्स्ट्रा कुछ वही नहीं चीजें पढ़ना, पढ़नी है, लेकिन सिंटेक्स, हाँ जी बोलिए। उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, बस वही पढ़ना है। नहीं एक्स्ट्रा है, काफी चीजें अलग है भाई जावा में, काफी चीजें है नहीं जावा में, काफी चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई हैं। जैसे सुपर कीवर्ड वगैरह आप पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अब पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, इनपुट आउटपुट है, ये तो अलग ही चीजें हैं। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात कर रही थी। ये 4 चीजें तो आपको पढ़नी ही है। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है, ठीक है। इनहेरिटेंस हो गया, जिसमें जितने तरीके के इनहेरिटेंस है सब पढ़ाए जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, वो पढ़ाया जाएगा। एनकैप्सुलेशन यानी कि क्लास के अंदर ये सारी चीजें होती हैं और काम कैसे करता है, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, जिसको आप टच करते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट को ही प्रोग्राम में रखा गया, प्रोग्रामिंग में डाला गया, वो इसलिए डाला गया ताकि यूजर जो है, या जो प्रोग्रामिंग सीखने वाला प्रोग्रामर है, वो रियल वर्ल्ड से प्रोग्राम को कनेक्ट कर सके और जल्दी सीख सके, प्रोग्रामिंग को इंटरेस्ट लेके सीख सके। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को सिखाया गया, या ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट डाला गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है उसका स्टेट, और दूसरा होता है उसका बिहेवियर, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लीजिए, आपके आसपास टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा है, ये सब ना ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो अगर मैं टेबल की बात करूं, तो या जैसे चेयर की बात करें हम, तो चेयर का के फीचर्स देखिए क्या क्या है, या वो चेयर को लेके जो 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं क्या भाई, एक तो उसका स्टेट और दूसरा उसका बिहेवियर। स्टेट का मतलब होता है वो दिखती कैसी, ठीक है भाई। किसी के घर में ब्लैक कलर की होगी, किसी के घर में वुडन कलर की होगी,
तो इस तरीके से होती है, कुछ किसी घर में प्लास्टिक की होगी तो उसको स्टेट कहा गया कि वो लुक कैसा है उसका। इसी स्टेट को प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल के फॉर्म में यूज करते हैं। वेरिएबल माने एक वेरिएबल दिखता कैसे है, ठीक है, एक वेरिएबल दिखता कैसे है, यानी कि किस तरीके का वेरिएबल है, क्या वो जैसे मान लीजिए मैंने x लगाया है तो x क्या है, x इंटीजर टाइप का है, तो x सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा। तो किस तरीके का वेरिएबल है ये होता है, और इस वेरिएबल को भी कंट्रोल करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टेट का मतलब होता है वेरिएबल। और बिहेवियर देखिए, अगर मैं चेयर की बात करती हूँ, चेयर एक ऑब्जेक्ट है, उसका बिहेवियर क्या है, तो वो चेयर किस काम आती है, ये बिहेवियर का मतलब होता है वो चीज किस काम आती है। तो चेयर आपकी बैठने के काम आती है, या कुछ रख दिया आपने या उस पर बैठ गए, ठीक है, तो उसको बिहेवियर बोलते हैं। यही चीज आपका प्रोग्रामिंग में मेथड के तरीके से हम बताते हैं, मेथड से रेफर करते हैं। मेथड फिर से बता रही हूँ मैं, मेथड हम फंक्शन को कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जावा पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग मेथड ही बोलेंगे। एक मेथड बनाएंगे, एक से ज्यादा मेथड बनाएंगे, तो वो मेथड कैसा होगा, क्या करेगा वो मेथड, मेथड सम का काम करेगा या सब्ट्रैक्शन का काम करेगा या कोई डेटा शो करने का काम करेगा, माने बिहेवियर है इसका। इस मेथड को भी ऑब्जेक्ट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पूरी प्रोग्रामिंग में आप कितने भी वेरिएबल बना लेंगे, अब कितने भी मेथड्स बना लेंगे, सबको कंट्रोल आपका ऑब्जेक्ट ही करेगा, ठीक है। और कंट्रोल कैसे करता है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू। मतलब मान लीजिए अगर मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ओबी, तो ओबी डॉट, और वेरिएबल का नाम x है तो ओबी डॉट एक्स, इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये डॉट ऑपरेटर के थ्रू ये डेटा को जो है एक्सेस करने का काम करता है या कंट्रोल करने का काम करता है। आ गया समझ में ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, आ गया, ठीक है। वही है जो पहले पढ़ा होगा आपने कभी, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है। एक प्रोग्राम के अंदर हम मतलब एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, जितने की जरूरत है आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ रन टाइम पे क्रिएट होता है, और आपको मैंने पहले ही बताया था ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कंसेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, काम करेगा, डिलीट कर जाएगा, ठीक है, फ्री कर देगा मेमोरी को। ऐसा नहीं कि मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखेगा, भाई आप प्रोग्रामर है आपको डिलीट करनी है, नहीं, आपको टेंशन ही नहीं लेना है डिलीट करने का, वो डिलीट खुद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास। क्लास, क्लास इज अ क्या डेफिनेशन देंगे, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्लास कहते हैं। क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट बनाइए, जितने सारे बनाने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट उसी क्लास से बिलोंग करेंगे, किसी दूसरी क्लास से बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट ना ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप बनाए हैं, और स्टूडेंट का कलेक्शन अगर मैं कर दूं तो एक क्लास कहलाती है वो। तो स्टूडेंट है मेरे पास, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 है, फिर सबके अपने अपने कुछ फीचर्स होंगे। तो अगर मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है, तो हर स्टूडेंट के पास अपना रोल नंबर होता है, अपना नेम होता है, अपना सब्जेक्ट होता है, कोर्स होता है, सॉरी कोर्स होता है, कोर्स फीस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये उसके फीचर्स में आ जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट बना दीजिए आप उसके। तो सारा एक स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपने ऑब्जेक्ट बना दिए। तो स्टूडेंट यहाँ क्लास हो गया, और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें थी आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। वही एम्प्लॉय के पास भी ये चीजें हैं, लेकिन एम्प्लॉय के पास थोड़ी सी अलग चीजें हो जाती है। एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय नंबर होता है, स्टूडेंट के पास रोल नंबर होता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो फीचर है वो हम स्टूडेंट के अंदर नहीं रख सकते। तो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट के ही फीचर आप एक क्लास में रखिए, एम्प्लॉय को मत घुसाइए उसमें, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय के फीचर्स एक साथ रखिए, उसमें स्टूडेंट के फीचर्स को मत डालिए। इसलिए यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कहीं पर भी, तो उसको क्लास कहते हैं। क्लास वही क्लास है जो आज तक आप बनाते हुए आए हैं, स्मॉल लेटर में जो लिखते हैं कीवर्ड के तरीके से। इसके अंदर आप सारे के सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर से क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लास और ऑब्जेक्ट का वही रिलेशन होता है जो एक डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल का होता है, ठीक है। फिर से मैं कह रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, स्लाइड की जरूरत आगे हमें पड़ेगी।
तो क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर वही रिलेशन है क्या, आपस में वही रिलेशन है जो एक डेटा टाइप और वेरिएबल का होता है। अगर हम बात करें ये एक्स किस टाइप का है, तो ये एक्स इंटीजर टाइप का है। अगर मैं बात करूं ये ओबी किस टाइप का है, तो ये ओबी सब मान लीजिए एक डेमो क्लास बनाई थी मैंने उसका है, तो ये डेमो से ही लिंक रखेगा। मैंने एक डेमो 2 नाम से क्लास बनाई है, ये उससे लिंक नहीं रखेगा, उसके लिए अपने अलग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से डेटा टाइप, क्लास को भी डेटा टाइप ही कहा जाता है। तो भाई ये क्लास और ऑब्जेक्ट। अच्छा, क्लास के 3 फीचर्स होते हैं। अगर हम बात करें तो क्लास के कितने फीचर्स होते हैं, तो क्लास के 3 फीचर होते हैं। एक तो स्टेट होता है, एक बिहेवियर होता है यानी कि एक वेरिएबल होता है, एक मेथड होता है, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 पॉइंट हम लोगों को क्लास के अंदर पढ़ने को मिलेंगे या देखने को मिलते हैं। क्लास के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल और मेथड होता है। क्लास के अंदर वेरिएबल, मेथड और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट की। कंसेप्ट वही है, 4, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जो स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए हैं। आपने बीसीए 1 में पढ़ा होगा, आपने बीसीए 2 में तो नहीं पढ़ा होगा, बीसीए 3 में भी पढ़ा होगा आपने। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन होता है जब पूरी प्रोग्रामिंग को आप एक ही यूनिट के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर रैप कर देते हैं, तो और वो यूनिट होती है आपकी क्लास। क्लास के अंदर आपने पूरा प्रोग्राम रैप कर दिया, इस चीज को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसका काम क्या होता है? आपके प्रोग्रामिंग को आउटर इन्वेडर से बचाना और एक साथ रखना, मतलब एक कलेक्टिवली फॉर्म में रखना। उस कंसेप्ट को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डेटा बाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि डेटा बाइंड हो रहा है ना एक साथ सारा क्लास के अंदर, वो चीजें होती हैं। फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब आप जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही आपको दिखाई दे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको नहीं दिखाई देगी, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी डेटा हाइडिंग। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सारी चीजें देखिए रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। एनकैप्सुलेशन भी आपका रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्शन भी है। एब्स्ट्रैक्शन में देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ फोन का। मोबाइल फोन आप लिए हैं, तो उस मोबाइल फोन में आप कैमरे पे टच करते हैं, कैमरा ऑन हो जाता है। आप 1 टच करते हैं, स्क्रीन पे 1 लिखा आ जाता है। 2 टच करते हैं, स्क्रीन पे 2 आ जाता है। ठीक है, या जो भी टच करते हैं स्क्रीन पे वो चीज लिखी हुई आ जाती है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है, कैसे एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है? क्योंकि देखिए आपने तो 1 टच किया, या जैसे आपके रूम में फैन चल रहा होगा या लाइट जल रही होगी, तो आपने फैन का बटन ऑन किया, फैन चल गया। ठीक है, तो कैसे फैन चल गया? आपने बटन ऑन किया और फैन चल गया, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा, यानी उस फैन के अंदर और उस बटन के अंदर कोई लॉजिक या कोई कनेक्शन तो किया गया होगा ना। ठीक है, तो अब वो कनेक्शन क्या है, वो आपने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया, वो जिसका काम था वो करके चला गया है। ठीक है, अब आप सोचिए, तो वो चीज हमसे हाइड है। अब ये सोचिए कि हर बार फैन चलाने से पहले मुझे वो पूरा कनेक्शन, वो पूरा वायरिंग करना पड़ेगा, तो शायद मैं कभी फैन चलाऊंगी, है ना। तो कंसेप्ट समझ रहे हैं कि वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि कैसे कनेक्शन किया गया है या करते कैसे है। या फोन में भी अगर 1 प्रेस कर रहे हैं तो 1 स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसके लिए किसी ने अपने दिन और रात लगाए होंगे, लॉजिक लगाया होगा। तो वो लॉजिक क्या है, कैसे है, उसके अंदर हम नहीं घुसते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं भाई, फोन खरीदते टाइम अच्छा 1 टच करने पे, यानी इसका टच सही काम कर रहा है कि नहीं। 1 टच करने पे स्क्रीन पे 1 आ रहा है, अच्छा, या उसका कलर वलर देख लिया फोन का, या उसके कुछ फीचर्स वगैरह देख लिया और हमें हमारे बजट में आ गया फोन, हमने ले लिया। तो समझ रहे हैं जो चीजें, लेकिन जिसने कोडिंग की होगी उस 1 के लिए कि 1 स्क्रीन पर टच कर रहा है तो 1 आ रहा है कि नहीं, जिसने ये लॉजिक लगाया होगा उसको नहीं मतलब होगा कि आपके फोन को व्हाइट बॉडी दी जाएगी या ब्लैक बॉडी दी जाएगी। तो उसके लिए वो जरूरी था, कोडिंग जो उसने की है वो उसके लिए जरूरी थी। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो जाती है इंपॉर्टेंस सबकी। ठीक है, तो जिसके लिए जो जरूरी है सिर्फ उसको वही दिखाई दे, बाकी अदर कॉम्प्लेक्सिटी उससे हाइड हो जाए। ठीक है, अदर सारी इंटरनल डिटेल्स उससे हाइड हो जाए ताकि कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो सके यहाँ पर प्रोग्राम की। जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्रोग्राम और ये फैन चलाने से पहले अगर मुझे रोज वायरिंग करनी पड़ेगी पूरी वही, तो फिर मैं शायद कभी फैन चलाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी मेरे लिए। अभी क्या, मैं एक बटन ऑन करती हूँ, मेरा फैन ऑन हो जाता है। तो ये चीज है, ये बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी खत्म करना। ऐसे ही प्रोग्राम में, अब प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें सिर्फ यूज कर लेते हैं। आपने देखा, हमने प्रिंट एलन यूज कर लिया। ठीक है, हम लोग सी आउट यूज कर लेते थे, सी इन यूज कर लेते थे, और क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लास कीवर्ड यूज कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कीवर्ड यूज कर रहे हैं।
इतना सब हम लोग यूज कर रहे हैं बिना ये जाने, मतलब हमें पढ़ा दिया गया, हमने कहीं बुक से पढ़ लिया कि इसका ये काम है, इसका ये काम, हम उसके अंदर खोल के तो देखने गए नहीं ना कि मेन के अंदर क्या कोडिंग होती है, या हमने वो कोडिंग कभी की नहीं। तो आप समझ रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस लिए, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन का ही काम कर रही है। ठीक है, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लीजिए, आप सिर्फ कमांड लिखते हैं और वो सारा काम हो जाता है आपका। तो इसके लिए किसी ने लॉजिक जरूर लगाया होगा। ठीक है, या अगर आप सिंपल हर चीज में एब्स्ट्रैक्शन है, आप एमएस वर्ड ऑन करते हैं, आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं वो स्क्रीन बंद हो जाती है, तो उस क्रॉस के लिए किसी ने लॉजिक लगाया होगा कि इसको क्लिक करते के साथ ही स्क्रीन बंद हो जाए। तो ये सारा काम ना एब्स्ट्रैक्शन का ही होता है कंसेप्ट। यही चीज हम जावा में भी पढ़ेंगे। जावा में एब्स्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों को इंटरफेस का कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट। ठीक है, तो वो डिटेल्स है वो सारी आगे आएंगी। फिर आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या उप्स लैंग्वेज में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में आ जाते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक बायोलॉजिकल वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं, जब आपके पेरेंट्स के फीचर्स जो है आपके अंदर आए हैं, ठीक है, अब वो प्लस फीचर है या नेगेटिव फीचर है, वो जैसे भी फीचर है वो आपके अंदर आए हुए। माने कोई कहता होगा भी, जैसे किसी छोटे बच्चे को देख के आप कहते हैं इसकी आंखें इसकी मदर पे गए, इसके बाल इसके फादर पे गए, तो इसका मतलब है कि वो बाल और आंखें उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसके पास आ गए हैं, क्योंकि वो उनकी ऑफस्प्रिंग है, उनका बच्चा है, तो वो उसके अंदर आ गए हैं फीचर। ठीक है, प्लस फिर आगे जाके जब उसके खुद के बच्चे होंगे तो उसके फीचर्स उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और प्लस उस बच्चे के भी खुद के अपने फीचर्स होंगे। ये जो कंसेप्ट चला आ रहा है, ठीक है, ये जो हेरिडिटरी चली आ रही है, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं और इसी को हम प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। इनहेरिटेंस करना सी प्लस प्लस में आई डोंट नो कितना मुश्किल था या कितना इजी था, यहाँ बहुत इजी है। एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते हैं सिर्फ जब आप इनहेरिटेंस करते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, आप सिर्फ एक कीवर्ड लगा दीजिए, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज होता है, कीवर्ड लगा दीजिए और एक क्लास को दूसरी क्लास में आप इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट अपने आप हो जाएगा। कोई पब्लिक प्राइवेट का यहाँ कंसेप्ट नहीं लगाते हैं, कोई स्कोप रेजोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं लगाते हैं, सारे फीचर्स अपने आप दूसरी क्लास के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरी क्लास के ऊपर है कि वो पहली क्लास के फीचर्स को यूज करता है कि नहीं। ठीक है, वो कंसेप्ट इनहेरिटेंस कहलाता है। फिर इनहेरिटेंस पे जब हम आएंगे तो फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। जब किसी एक मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स हो जाते हैं, ठीक है, उस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब एक ही मेथड है आपका, वो अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है आपका। एक ही मेथड आप बनाए हैं, मतलब एक ही नाम से आपने मेथड बनाया है और वो बहुत सारे अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहा है। इस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग यहाँ कंस्ट्रक्टर के साथ होती है और मेथड के साथ भी होती है। ऑपरेटर के साथ नहीं होता, ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर मेथड और कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, तो ये चार कंसेप्ट है। थ्योरी पार्ट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, थ्योरी लिखने को आती है तो आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सी प्लस प्लस में पता नहीं आया होगा कि नहीं, बट जावा में जरूर पूछे जाते हैं चार फीचर्स। ठीक है, अब सीधे सीधे प्रोग्रामिंग पे आएंगे हम लोग। और नाउ टाइम तो ओवर हो गया, तो अब प्रोग्रामिंग करनी है हमें। हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, तो आज तक जितना पढ़ाया है पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये एक अलग पार्ट था, मतलब जावा आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जितना मैंने आज तक पढ़ा है वो एक अलग पार्ट था, पूछे जाते हैं इससे प्रोग्राम, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिसमें एक कमांड लाइन आर्गुमेंट जरूर होता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनाते कैसे हैं। थ्योरी तो पढ़ ली है, थ्योरी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी और बाकी मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। ठीक है, लेकिन अब हम सीखेंगे कि प्रोग्राम इसका बनाते कैसे हैं और ये एक्चुअली में काम कर कैसे रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा टाइम से आ जाइएगा आप लोग। ठीक है अभिषेक, आप हमेशा लेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम से आ जाइएगा। मैम कल से लेट नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है, फ्राइडे को है अब अपनी क्लास, तो टाइम से आ जाइएगा। थोड़ा अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है जावा, मतलब तो अगर छूटेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा है।
इससे पहले के तो आपको पता ही थे, इफ एल्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, वो क्लास आपने बग भी मार ली तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब नई चीजें पढ़ने को आपको मिलेंगी। भले ही सी प्लस प्लस जैसा है, लेकिन काफी अलग चीजें हो जाती हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही हाँ। रखते हैं फिर। और इसका जो मैंने एक प्रोग्राम दिया है कमांड लाइन का, उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और भेज दीजिएगा। चलिए फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ।